वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टीवीएस मोटर्स की। और टीवीएस मोटर ईवी सेगमेंट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि टीवीएस मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube के साथ इंडोनेशिया के 2 व्हीलर ईवी मार्केट में एंट्री ले ली है। और जो उनकी सब्सिडरी है पीटी टीवीएस मोटर, उसने तो iQube की बुकिंग भी शुरू कर दी है। और इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है वो IDR 29.9 मिलियन रखा गया है, यानी कि इंडोनेशियन करेंसी में 29.9 मिलियन। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 1.6 लाख रुपीस में ये अपना ईवी स्कूटर बेचेंगे इंडोनेशिया के अंदर। और अच्छी चीज ये है कि जो उनका असेंबली यूनिट है वो भी ईस्ट कारावांग में ही है। तो आपको ये भी पता होगा, मैंने पहले शायद बताया होगा या नहीं, टीवीएस मोटर ने अल्ट्रा वॉयलेट ईवी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अल्ट्रा वॉयलेट भी अभी EU में लॉन्च हो गई है और वहां पे उसने एंट्री ले ली है। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है और सामने थंबनेल आप देख सकते हो इस न्यूज का, वो भी आप जरूर देखना अगर आप टीवीएस मोटर में इन्वेस्टेड हो तो, या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो। अब इस स्कूटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जो इंडोनेशिया में इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि इंडोनेशिया में ईवी अडॉप्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है और उनका iQube स्कूटर उनके लिए एक हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा। हालांकि 1.6 लाख की स्कूटी इंडोनेशियन मार्केट में वाकई में क्या अफोर्डेबल है, ये सोचने की चीज है। लेकिन इस स्कूटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रियल वर्ल्ड रेंज 115 किलोमीटर का है, टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर की है और ये 0 से 40 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4.2 सेकेंड में ही पकड़ लेता है। अब यही एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक इससे ज्यादा रेंज भी देती है, इससे ज्यादा की टॉप स्पीड भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो पिकअप है 0 से 40 किलोमीटर पर आवर का वो भी काफी अच्छा है ओला इलेक्ट्रिक का। जो प्रॉब्लम है ओला इलेक्ट्रिक में वो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की है और सर्विस की है। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में 12,000 करोड़ का नया जिंक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये प्रोजेक्ट जिंक, लीड और सिल्वर की कैपेसिटी को डबल करने के प्लान का एक अहम हिस्सा है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 36 महीने में कंप्लीट होगा और ये कॉम्प्लेक्स राजस्थान के देवारी में बन रहा है। और ये जो देवारी है वो उदयपुर के पास का ही एक डिस्ट्रिक्ट है और ऐसा बताया जा रहा है कि 250 KTPA इंटीग्रेटेड स्टेम्बलर और माइंस का जो है वो एक्सपेंशन हो जाएगा जैसे ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है। और एक्सपेंशन वर्ड जो मैंने यूज किया है इसका मतलब कि कंपनी अपनी जिंक, लेड, सिल्वर, इन सब जो मतलब जिस भी चीज में ये डील करती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। मतलब कि जितना प्रोडक्शन होता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। आप ऐसा कह लो कि उससे डबल, यानी कि जो अभी प्रोडक्शन चल रहा है उससे डबल करने का एम रखा गया है कंपनी के द्वारा। और साथ ही साथ CEO अरुण मिश्रा ने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो देश की डिमांड और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रख के प्लान किया गया है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस की। रिलायंस के शेयर्स 2025 से अब तक 17% ऊपर चले गए हैं, जो सेंसेक्स के 4% रिटर्न से काफी ज्यादा बेटर है। और रिलायंस के शेयर ने तो अप्रैल में लो टच करने के बाद ये स्टॉक मार्च से लगातार ऊपर चले जा रहा है। वहीं पे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि रिटेल और जियो के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते रिलायंस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा और शायद इन्वेस्टर्स का जो पॉजिटिव माइंडसेट है रिलायंस को लेकर के, इसीलिए अप्रैल से मार्च तक ये रैली देखी गई। वहीं पे अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो कुछ ब्रोकरेजेस ने ये बोला कि 1568 से लेकर के 1650 रुपए तक का टारगेट सेट किया गया है। मतलब कि 1568 से 1650 रुपीस तक ये शेयर वेरी कर सकता है। हालांकि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 1410 से 1460 रुपए के रेंज में प्रॉफिट बुक करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और मैं अगले बिजनेस न्यूज पे जाऊं, मैं फिर से वही बात दोहराऊं
दोहराऊंगा, जो हर बार दोहराता हूं, अपना स्टॉक एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, कभी भी किसी टिप या फिर न्यूज के बेसिस पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न करें, हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने 5 साल में 899% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 4291% का रिटर्न दिया है, और अब ये स्टॉक बाईबैक कर रही है, यानी कि जो शेयर्स मार्केट में हैं उन शेयर्स को रीपर्चेज कर रही है। हालांकि ये चीज मैं बता दूं कि पिछले 1-2 साल में इस स्टॉक में गिरावट भी देखी गई है। मैं बात कर रहा हूं तानला प्लेटफॉर्म्स की। तानला प्लेटफॉर्म्स के शेयर्स कल 8% तक चढ़ गए जब कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वो 175 करोड़ रुपीस के शेयर्स बाईबैक करने वाली है, और जो बाईबैक का प्राइस है वो 875 रुपीस पर शेयर है, यानी कि मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस दे करके कंपनी अपने शेयर्स बाईबैक कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप क्वांटिटी में जानना चाहते हो तो कंपनी 20 लाख शेयर्स बाई करेगी, यानी कि लगभग 1.49% इक्विटी। हालांकि अगर हम फाइनेंशियल्स पे ध्यान दें तो फाइनेंशियल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 9.9% गिरा। हालांकि रेवेन्यू और इबिड्डा थोड़ा बड़ा है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और जो डिविडेंड है वो 6 रुपए प्रति शेयर पे मिलने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज वो है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद, उर्वशी रौटेला और भी कई बॉलीवुड और टॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। अभी अभी ईडी ने एक्टर उर्वशी रौटेला और सोनू सूद से पूछताछ की, जो एक बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई ऑलरेडी चल रहे एक केस के तहत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सेलिब्रिटीज से पूछताछ की गई उनका संबंध सरोगेट प्लेटफॉर्म से था, जैसे कि 1xBet। ये लोग प्रमोशनल कैंपेन्स में भाग ले रहे थे। सरोगेट यानी कि जैसे सिगरेट बैन है इंडिया में, दारू बैन है, मतलब कि दारू का एडवर्टाइजमेंट करना बैन है इंडिया में, तो किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप बाबा इलायची ले लो, या फिर जो कई सारे इलायची का प्रचार करते हैं, तो उन लोगों का वो बैन है। अब जैसे किंगफिशर था, तो किंगफिशर ने अपने जो बियर ब्रांड है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। किंगफिशर ने अपने जो वाटर बॉटल है वो किंगफिशर एयरलाइंस है, तो इन सभी चीजों का किया। तो इसी को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट किसी और चीज का, या फिर इनडायरेक्टली आप किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो चीज इंडिया में बैन है। तो एक्टर उर्वशी रौतेला और सोनू सूद से इसी चीज से रिलेटेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने पूछताछ की, और ये पूछताछ थी बैटिंग ऐप के केस के संबंध में। बैटिंग ऐप 1xBet, आप कहीं से भी मूवी डाउनलोड करते होगे आपको दिखता होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो शॉर्ट्स में भी 1xBet करते रहते हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनके एफिलिएशंस और इंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई थी, जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स के साथ थी। और इन दोनों एक्टर्स के अलावा एजेंसी ने कई फेमस इंसानों या फिर आप एक्टर्स कह लो उससे भी पूछताछ की, जिसमें क्रिकेटर्स भी शामिल थे। और आप हैरान हो जाओगे, इसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना भी शामिल हैं। और ये जानकर मेरे मन में और इंटरेस्ट जगा, और फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की, तो मुझे न्यूज 18 का एक आर्टिकल मिला, और उसके अकॉर्डिंग एक ईडी ऑफिशियल ने ये कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करके मैसिव विजिबिलिटी पा चुके हैं। यानी कि आप समझ रहे हो पार्टनरशिप, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5 करोड़ दिया और फिर आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट की। पार्टनरशिप प्रॉपर कि 20% प्रॉफिट आपका, अगर मैंने 100 करोड़ कमाए तो 20 करोड़ आपके हो जाएंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जानबूझकर यूजर्स को मिसलीड कर रहे थे। वो वेब लिंक्स और फिर QR कोड्स के जरिए प्राइमरी 1xBet वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जा रहे थे। तो ये इंडियन लॉस के हिसाब से मैंने बताया कि ये सारी चीजें बैन है। अथॉरिटीज का तो ऐसा कहना है कि ये एक्शंस सशक्त रूप से कानूनी नॉर्म्स का उल्लंघन है। और एक FIR तो हैदराबाद में भी दर्ज है, वो भी मार्च के महीने में, जिसमें 25 सेलिब्रिटीज का नाम है, जिसमें कई सारे मशहूर नाम भी शामिल हैं, जैसे निधि अग्रवाल, विजय देवरकोंडा, राणा दगुबाती, प्रकाश राज, मंचू लक्ष्मी और परिणीता। तो इन सभी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने इंडोर्समेंट और एड्स के जरिए गैर कानूनी
अपनी बैटिंग एप्स को प्रमोट किया। हालांकि इसके जवाब में प्रकाश राज ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने 2015 में इनमें से एक प्लेटफॉर्म के लिए एक एड में काम किया था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने 1 साल के बाद ही कैंपेन छोड़ दिया था। वहीं पे अगर हम राणा दगुबती के बारे में बात करें तो उनकी टीम ने ये बताया कि उनका इंडोर्समेंट करंट लॉज और रेगुलेशंस के अनुकूल था और इन सभी चीजों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने आगे आकर के ये कहा कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स पब्लिकली स्किल्ड बेस्ड गेमिंग होस्ट के रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन जब हमने इन गेम्स का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया तो इनके एल्गोरिदम्स रिग्ड पाए गए। यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि आपको ये दिखाया तो जा रहा है कि एल्गोरिदम एक फेयर पैटर्न पे है, लेकिन वो एल्गोरिदम हमेशा जो गेम बनाने वाला है उसके तरफ झुका होता है, यानी कि उसकी सहायता करता है। मतलब कि अगर आप बैटिंग ऐप में गए हो जैसे 1xBet, तो ज्यादातर टाइम जो पैसे कमाएगा वो प्लेटफॉर्म कमाएगा, ना कि आप। और ये किसी भी तरीके का स्किल वाला गेम नहीं है, ये पूरी तरीके से प्योर गैम्बलिंग है। साथ ही साथ ईडी ने ये कहा कि युवराज सिंह जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी है और इनके कारण लार्ज स्केल पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए जिसमें आम यूजर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अगली बिजनेस न्यूज है टीसीएस की, और अगर आप टीसीएस में जॉब करते हो तो ये बिजनेस न्यूज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस ने अपनी नई डिप्लॉयमेंट पॉलिसी लॉन्च की है जो 12 जून 2025 से ही लागू हो गई थी। और इस पॉलिसी के मुताबिक एम्प्लॉइज को हर 12 महीने में कम से कम 225 बिजनेस डेज का बिलिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा और बेंच टाइम सिर्फ 35 दिन तक सीमित कर दिया गया है। और अगर कोई एम्प्लॉय इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो उसकी कंपनसेशन, कैरियर ग्रोथ, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और अगर कोई एम्प्लॉय अनएलोकेटेड है तो उन्हें अपस्किलिंग प्रोग्राम में शामिल होना होगा और अपने यूनिट के साथ प्रोएक्टिव तरीके से एलोकेशन के लिए इंगेज करना होगा। इसके अलावा टीसीएस ने वर्क फ्रॉम ऑफिस को अब मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन कुछ पर्सनल इमरजेंसीज के लिए शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब एम्प्लॉइज को ऑफिस में आके काम करना होगा और अगर वो ऑफिस में रह के काम करेंगे तो काम बहुत ही प्रोएक्टिव होगा और जब काम प्रोएक्टिव होगा तो कंपनी भी सक्सेसफुल बनेगी। वैसे तो कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि आप सभी को पता है वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी मोड़ी दिक्कत, अनप्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन की तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस अब से स्टार्ट हो गया है। अगली बिजनेस न्यूज है एयर इंडिया की, और एयर इंडिया का समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि एयर इंडिया ने अपना दिल्ली टू पेरिस फ्लाइट AI-143 17 जून को कैंसिल कर दिया, यानी कि कल कैंसिल कर दिया। और इसके पीछे का रीजन है प्री फ्लाइट चेक्स, क्योंकि प्री फ्लाइट चेक्स के दौरान एक इशू आइडेंटिफाई किया गया और ये फ्लाइट जो कैंसिल की गई थी वो पेरिस चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट की नाइट ऑपरेशन के रिस्ट्रिक्शन के वजह से भी कैंसिल हुई। इसके साथ ही पेरिस टू दिल्ली फ्लाइट A142 भी कैंसिल हो गई। तो ये 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई एक ही साथ, और फ्लाइट कैंसिलेशन के वजह से एयर इंडिया ने पैसेंजर्स को होटल एकोमोडेशन और फ्री कैंसिलेशन की सुविधा दी, साथ ही साथ रीशेड्यूलिंग की भी सुविधा ली गई। और ये जो स्टेप है वो एयर इंडिया ने सेफ्टी चेक्स के बाद लिए हैं। और ये जो अभी अभी इनका नया रूल है कि अब जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो फ्लाइट्स तुरंत कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपको पता है रिसेंट क्रैश में कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और जिस तरीके से लोगों का देहांत हुआ वो बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी था। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती होगी। हमने कुछ चेंजेस किए हैं, अब हम इंट्रो नहीं डायरेक्ट बिजनेस न्यूज स्टार्ट कर दे रहे हैं और हम कुछ टाइम तक ये चेक करते रहेंगे कि इस तरीके से हमारी बिजनेस न्यूज कैसे परफॉर्म कर रही है। और इस चीज पे आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दें। तो जब एक हफ्ते बाद यूट्यूब का एनालिटिक्स का जो भी रिव्यू होगा हम वो करेंगे, उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इंट्रोज देना है या फिर डायरेक्टली बिजनेस न्यूज स्टार्ट कर देनी है। तो लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।